कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आयत हैरानी से दृश्यम की तरफ देख रही थी, जो एकदम से रेलिंग की तरफ भागने लगा था और अब वो रेलिंग के किनारे पर आकर खड़ा हुआ। उसकी नज़रें नीचे की तरफ थी, जहाँ पर वो गुंडे शहर को लेकर पहुंच चुके थे और अब वो लोग बाहर की तरफ बढ़ने वाले थे। दृश्यम ने तुरंत रेलिंग पर अपने हाथ कस दिए। अगले ही पल वो एक जंप लगाते हुए रेलिंग के ऊपर खड़ा हुआ और फिर सीधा नीचे की तरफ कूदा। वो लोग आगे बढ़ने ही वाले थे कि दृश्यम अब उनके सामने आकर खड़ा हो गया था और अपनी गहरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहा था। दृश्यम को यूं ऊपर से कूदते हुए देख उन लोगों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई थी। डर से तो उनकी हालत भी खराब हो गई थी और अब वो लोग अपने कदम पीछे लेने लगे थे। दृश्यम ने एक नज़र शहर की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डर से वो बुरी तरह कांपने लगी थी। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी बच्चे, तुम मुझे अपना सुपर हीरो कहती हो ना, तो तुम बस अब अपने सुपर हीरो पर ट्रस्ट करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट तो है ना? उसकी बात पर शहर ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। अब तक आयत भी एक्सलेटर से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतरते हुए वहाँ पर आ चुकी थी। वो ये सब देखकर हैरान हो रही थी और अब दृश्यम उन गुंडों की तरफ देखते हुए बोला, एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर जाने का, क्योंकि अगर अभी इसी वक्त तुम लोगों ने शहर को नहीं छोड़ा तो तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर तो नहीं जा पाओगे। उनमें से एक गुंडा, जिसके हाथ में चाकू था, वो तुरंत दृश्यम की तरफ देखते हुए बोला, हमारी छोड़, पहले तू अपनी फिक्र कर, क्योंकि अगर तूने अभी इसी वक्त हमारा रास्ता नहीं छोड़ा तो सबसे पहले हम तेरी ही टिकट काटेंगे। उसकी बात पर दृश्यम हंसा और बोला, ख्वाब तो काफ़ी बड़े बड़े हैं तुम्हारे, लेकिन अफसोस पूरे नहीं हो पाएंगे। ये बोलकर उसने एक कदम पीछे लिया और फिर जल्दी से उस गुंडे की तरफ भागा। वो गुंडा कुछ समझता उससे पहले ही दृश्यम एकदम से ऊपर की तरफ उठा और फिर दूसरे ही पल उसका पैर जूते समेत सीधा उस गुंडे के चेहरे पर था और फिर वो गुंडा ऊपर की तरफ हवा में उछलते हुए सीधा आयत के पैरों में जाकर गिरा। आयत तुरंत पीछे की तरफ हो गई और वो चाकू जो उस गुंडे ने पकड़ रखा था वो भी अब नीचे की तरफ गिर गया था। दृश्यम ने अब जल्दी से खुद को संभालते हुए उस चाकू की तरफ अपने कदम बढ़ाए। अगले ही पल उसने वो चाकू उठाया और फिर उसे सीधा दूसरे गुंडे के चेहरे की तरफ फेंका, तो वो चाकू सीधा उसकी आंख में जाकर लगा और फिर दूसरे ही पल वहाँ पर उसकी जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। उसकी आंख से खून बहने लगा था और आंख की एक पुतली एकदम डैमेज हो गई थी। उसके साथ जो तीसरे वाला गुंडा खड़ा था, उसकी रूह तो ऐसे ही कांप गई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और वो तुरंत पीछे की तरफ हो गया था। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, मैं इन तीनों के साथ नहीं हूँ। मैं तो इन तीनों को जानता भी नहीं। मेरा इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं। उसकी बात पर दृश्यम के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट थी और अब उसने चौथे की तरफ देखा। वो चौथा भी जल्दी से पीछे की तरफ हटते हुए बोला, मैं भी इन दोनों को नहीं जानता। मेरे तो खुद के छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पास तो बच्चे के लिए चॉकलेट भी है, ये देखो। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और फिर एक चॉकलेट निकाल कर शहर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो बेटा चॉकलेट। शहर तुरंत पीछे की तरफ हट गई और बोली, मुझे आपसे कोई चॉकलेट नहीं चाहिए। आप बहुत गंदे अंकल हो। ये बोलकर वो जल्दी से आयत की तरफ भाग गई। आयत ने भी तुरंत उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। दृश्यम अब उन दोनों की तरफ आया और बोला, तुम उनके साथ हो या नहीं ये बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी सब जानता हूँ और अब तुम जानोगे कि दृश्यम मल्होत्रा क्या है। ये बोलकर उसने उन दोनों के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और फिर अचानक से ही उन दोनों के सर को आपस में टकराने लगा। उन दोनों के माथे एक दूसरे से टक्कर खा रहे थे और उन्हें जोरों से दर्द भी हो रहा था। उनके माथे पर चोट लग गई थी और देखते ही देखते उनके माथे से खून भी बहने लगा था। वो दर्द से चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन दृश्यम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन दोनों का सिर आपस में यूं लड़ते देख शहर भी डर गई थी। आयत ने तुरंत उसे अपनी तरफ घुमा लिया था। उसने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में ही छुपा लिया था और दृश्यम ने अब एक झटके से उन दोनों को छोड़ा तो वो दोनों तुरंत नीचे ज़मीन पर गिरे और फिर अगले ही पल उनकी आंखें बंद हो गई थी। वो जिंदा थे या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। और फिर तभी अचानक से बाहर की तरफ से पुलिस का सायरन बजने की आवाज़ आई
और पुलिस की काफ़ी सारी टीम अंदर की तरफ आई और अलग से भी कुछ गार्ड अंदर की तरफ आ रहे थे, जो कोई और नहीं दृश्यम की टीम के थे। दृश्यम को अच्छा नहीं लगता था कि वो अपने साथ बॉडीगार्ड की टीम रखे, इसलिए वो कम ही उन्हें अपने साथ लेकर चलता था। लेकिन जब वो लोग आयत से बातें करने में लगे हुए थे, उससे डिमांड करने में लगे हुए थे, तभी दृश्यम ने अमन को कॉल कर दिया था, जिसके बाद अमन ने वहाँ हो रही सारी बातें सुनी थी और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अमन आयत और शहर की सेफ्टी के लिए गार्ड्स की टीम भी लेकर आया था। इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया था। उन लोगों को एम्बुलेंस में ही वहाँ से लेकर जाया जाने लगा था। अब दृश्यम आयत के पास आया। उसने एक नज़र आयत की तरफ देखा, जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। शहर में उसकी जान बचती थी, आज उसकी जान खतरे में देखकर उसकी रूह तक कांप गई थी। और अब दृश्यम ने घुटनों के बल बैठते हुए शहर के कंधे पर अपना हाथ रखा, तो शहर आयत को छोड़कर एकदम से दृश्यम की तरफ घूम गई और फिर तुरंत उसके सीने से लगते हुए बोली, थैंक यू सुपर हीरो, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। आप सच में सुपर हीरो हो। उसकी बात सुनते हुए आयत की नज़रें दृश्यम पर ही थी। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही इनसिक्योरिटी नज़र आ रही थी। शहर जिस तरह से दृश्यम के सीने से लगी हुई थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसने शहर का हाथ अपने हाथ में थामा और बोली, मेरे पास आओ। ये बोलते हुए उसने शहर को हल्का सा अपनी तरफ खींच लिया था, लेकिन शहर तुरंत वापस दृश्यम की तरफ घूमी और बोली, 2 मिनट रुक जाओ ना मम्मा, मुझे सुपर हीरो से बात तो करने दो ना। सुपर हीरो, आपको पता है अब तक मेरी लाइफ में एक सुपर हीरो मिसिंग था, लेकिन अब आप आ गए हो ना, तो अब मैं हमेशा आप पर ट्रस्ट करूंगी। जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होंगी तो मुझे कन्फर्म होगा कि आप मेरे लिए ज़रूर आओगे। मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात पर दृश्यम मुस्कुराया और बोला, थैंक यू सो मच बेटा, मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर कभी भी आप किसी प्रॉब्लम में होंगे तो आपका ये सुपर हीरो आपके पास ज़रूर आएगा। आप बस अपने सुपर हीरो पर ट्रस्ट रखना। शहर ने अपना चेहरा हामी हिलाया और एक बार फिर से दृश्यम के सीने से लग गई। इस बार आयत की इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो जल्दी से बोली, बस करो शहर, चलो अब यहाँ से बहुत हुआ तमाशा, अब हमें घर चलना है। आयत की बात पर शहर दृश्यम के सीने से अलग हुई और बोली, लेकिन अभी तो मैंने ढंग से कुछ खाया भी नहीं मम्मा, मुझे भूख लगी है और अब तो सुपर हीरो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो सुपर हीरो, क्या आप मुझे खाना खिलाओगे? मुझे आपके साथ आइसक्रीम खानी है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने कल खाई थी जब आप मुझे पहली बार मिले थे। ये मॉल भी तो वही है, प्लीज़ सुपर हीरो, मना मत करना। आयत गुस्से से बोली, तुम ऐसे कैसे जिद कर सकती हो शहर, तुम तो कभी जिद नहीं करती थी। और तुम्हारे सुपर हीरो फ्री नहीं है, उन्हें बहुत से काम होंगे, तुम उन्हें जाने दो। अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है तो मैं तुम्हें खुद से आइसक्रीम खिला दूंगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दृश्यम ऊपर की तरफ उठा और उसने शहर को अपनी गोद में उठा लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, अपनी प्रिंसेस के लिए उसके सुपर हीरो आज भी फ्री हैं और हमेशा फ्री रहेंगे। इस सुपर हीरो की प्रिंसेस जो सुपर हीरो को करने के लिए कहेगी, ये सुपर हीरो ज़रूर करेगा, आई प्रॉमिस। ये बोलते हुए उसने शहर का हाथ पकड़ लिया था। शहर मुस्कुराने लगी थी और आयत की गुस्से से मुट्ठियां कसने लगी थी। शहर ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। सामने ही उसे आइसक्रीम शॉप नजर आई तो वो तुरंत उस शॉप की तरफ बढ़ गई। आयत तुरंत उसके पीछे पीछे जाने लगी। एक बार जो हो चुका था उसके बाद अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि दोबारा कोई शहर को उस तरह से किडनैप करने की कोशिश करे। उसने अभी एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अचानक से दृश्यम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आयत ने तुरंत उसकी तरफ देखा। बेशक से उसे शहर के साथ देखकर आयत को गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब आयत के एक्सप्रेशंस एकदम नॉर्मल थे। पर दृश्यम ने उसे उस वक्त नोटिस किया था जब वो गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस रही थी। आयत तुरंत बोली, क्या हुआ? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? छोड़ो मुझे शहर को देखना है। वो अकेली आइसक्रीम शॉप पर चली गई है, कहीं दोबारा कोई प्रॉब्लम हो गई तो। ये बोलते हुए वो उससे अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दृश्यम उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ मिस कर रही हो? आयत की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। दृश्यम और भी ज़्यादा इंटेंस वॉइस में बोला, कुछ ऐसा जो तुम्हें करना चाहिए लेकिन उसका शायद तुम्हें दूर दूर तक कोई ख्याल ही नहीं है। आयत ने तुरंत कहा,
मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अगर तुम्हें लग रहा है तो बताओ, मैं देखूंगी मुझे वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं। दृश्यम हल्का सा हंसा और बोला, बहुत ज़्यादा ना शुक्री हो तुम। मतलब मैंने शहर की जान बचाई, उससे किडनैप होने से बचाया, और तुमने एक बार भी मुझे थैंक यू नहीं कहा। वैसे तो तुम बहुत दावे करती हो कि तुम शहर से बहुत प्यार करती हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस इंसान को थैंक यू भी कहना चाहिए जिसकी वजह से शहर आज बिल्कुल सही सलामत है। उसकी बात पर आयत के एक्सप्रेशंस एक बार फिर से चेंज होने लगे थे। वो एक गहरी लंबी सांस लेकर बोली, थैंक यू, अब हाथ छोड़ो मेरा। दिस्यम तुरंत बोला, इतना बेकार थैंक यू आज तक मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना। अगर तुम्हें मुझसे अपनी कलाई छुड़वानी है तो ढंग से थैंक यू कहो, वरना भूल जाओ कि मैं तुम्हारी कलाई छोड़ूंगा। और वैसे भी तुम्हारी कलाई पकड़ने में काफ़ी अच्छा फील दे रही है, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी लड़की की कलाई इस तरह से पकड़ी नहीं। आयत मुंह बनाते हुए बोली, अगर नहीं पकड़ी तो जाओ और जाकर पकड़ लो, लेकिन मेरी नहीं, किसी और की। मुझे तो टच करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम्हारे साथ इसलिए थोड़ा ढंग से पेश आ रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की जान बचाई है तुमने, और इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था, वो मैंने कह दिया। अब इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे शहर के पास जाना है। दृश्यम अब उसके और ज़्यादा करीब हुआ, इतना ज़्यादा कि वो लगभग से आयत के ऊपर झुका हुआ था। अचानक से ही आयत की धड़कन भी तेज हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दृश्यम को देख रही थी, और दृश्यम भी पहले उसकी आंखों की तरफ देख रहा था, और अब उसने हल्का सा अपनी नज़रें झुकाकर उसके लबों की तरफ देखा। पहली बार आयत के फड़फड़ाते हुए होठ उसे एक अलग ही फीलिंग दे रहे थे, और अब वो बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, तुम्हारा थैंक यू कैसा है और कैसा नहीं ये तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती हो, और मैं तब तक तुम्हारी कलाई नहीं छोड़ने वाला सिनोरिटा, जब तक तुम मुझे ढंग से थैंक यू नहीं बोल देती। और अगर तुम्हें नहीं बोलना आता तो इट्स ओके, मैं सिखा देता हूँ तुम्हें। से थैंक यू मिस्टर दिस्यम मल्होत्रा, हमारी प्रिंसेस को बचाने के लिए थैंक यू। उसकी बात पर आयत झट से बोली, वो हमारी नहीं, सिर्फ मेरी प्रिंसेस है। दृश्यम को उसे चिढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसे आयत के थैंक यू से कोई लेना देना नहीं था। अगर वो उसे थैंक यू नहीं भी बोलती तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसने जो किया शहर के लिए किया, आयत के लिए तो उसमें कुछ था भी नहीं। तो आयत से थैंक यू बुलवाने का मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन उसे आयत के साथ उलझना अच्छा लग रहा था। वो भी तुरंत बोला, तो कोई बात नहीं, हम दोनों यूं ही मॉल में खड़े रहेंगे और आते जाते लोग हमें देखते रहेंगे। वो सोच रहे होंगे कि हम दोनों कितने रोमांटिक हैं, जो हम मॉल में एक दूसरे के इतने करीब हैं, एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े हैं, तो घर में हम कितना रोमांस करते होंगे। उसकी बात पर आयत ने हल्का सा अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाया, तो वहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे लोग खड़े थे। उन चारों गुंडों को तो पुलिस वहाँ से ले गई थी, और वहाँ पर क्लीनिंग वगैरह का प्रोसेस भी शुरू हो गया था। पर वहाँ और भी काफ़ी सारे लोग खड़े थे जो उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। अब आयत की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई। दृश्यम मुस्कुराया और बोला, वैसे सच कहूँ, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ ऐसे खड़े होने में मज़ा तो आ रहा है, पता नहीं क्यों, बस अच्छा लग रहा है। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम दिलकश लग रहा था। आयत उसे घूरते हुए बोली, और अगर मैंने बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया तो ये जितने भी लोग हम दोनों को रोमांटिक कपल सोच रहे हैं ना, सबके सामने तुम्हारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। सब लोग तुम्हें पीटना शुरू कर देंगे। उसकी बात पर दृश्यम एक बार फिर से हंसा और बोला, तो ठीक है, फिर ये भी आजमा कर देख लो। चिल्लाओ, तुम्हें जितना चिल्लाना है। तुम कहो तो मैं तुम्हें गोद में उठा लूँ, फिर शायद तुम्हारा चिल्लाना और भी ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। ये बोलकर जैसे ही उसने अपना दूसरा हाथ नीचे की तरफ बढ़ाया ताकि उसे गोद में उठा सके, आयत तुरंत अपना हाथ उसकी चेस्ट पर रखते हुए बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा, हमारी प्रिंसेस को बचाने के लिए। ये बोलते हुए उसका दिल जितना ज़्यादा ज़ोरों से धक धक कर रहा था, वो सब दृश्यम को सुनाई दे रहा था। उसके होठों की मुस्कुराहट लंबी हो गई थी। आयत अब एकदम से खामोश हो गई थी। दृश्यम मुस्कुराते हुए ही बोला, गुड, वेरी गुड गर्ल, बस ऐसे ही मेरी बात मानती रहा करो, देखना एकदम तुम सबसे अच्छी लड़की बन जाओगी। ये बोलकर उसने हल्का सा उसका नाक अपनी उंगलियों से खींचा और फिर उसकी कलाई छोड़कर शहर की तरफ भाग गया। शहर अब तक तो ना जाने कितनी बार चिल्ला चुकी होती, लेकिन जब उसने आयत और दृश्यम को यूं देखा तो वो शांत रह गई।
उसे आयत और दृश्यम एक साथ अच्छे लग रहे थे और अब दृश्यम शहर के बिल्कुल करीब आया। उसने एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठाया और फिर टेबल पर बैठा दिया। वो उसके साथ मुस्कुरा रहा था, उसके नाक के साथ अपना नाक रगड़ रहा था। वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था और शहर भी ज़ोरों से हंस रही थी। आयत जो अपनी जगह पर खड़ी थी वो ये सब कुछ देख रही थी और ये सब देखते हुए उसके चेहरे पर अब गुस्सा तो नहीं था, लेकिन उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था। दृश्यम ने शहर को अपनी गोद में उठाया और फिर आइसक्रीम काउंटर पर जाकर आइसक्रीम ऑर्डर करने लगा। उसने अपने शहर और आयत तीनों के लिए एक एक आइसक्रीम ऑर्डर की और फिर आकर टेबल पर बैठ गया। अब आयत भी वहाँ पर आई और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। उसने शहर की तरफ देखते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना बच्चा? आयत के सवाल पर शहर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा, आप टेंशन मत लीजिए। और अब तो सुपर हीरो भी हैं हमारे साथ, अब तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। पर मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, उन गंदे अंकल की वजह से मेरा वॉशरूम जाना तो बीच में ही रह गया। क्या अब मैं सुपर हीरो के साथ वॉशरूम चली जाऊँ? आप यहाँ पर अपने पर्स का ख्याल रखना। उसकी बात पर आयत झट से बोली, नहीं मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें। शहर डरते हुए बोली, लेकिन फिर से अगर किसी ने हमें परेशान किया तो? एक मिनट, हम एक काम करते हैं, हम सुपर हीरो को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, है ना सुपर हीरो? आप हमारे साथ वॉशरूम चलोगे ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसकी बात पर दृश्यम ने आयत की तरफ देखा जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं प्रिंसेस, तुम मुझे जहाँ लेकर जाना चाहोगी मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा। अगले ही पल उसने शहर को भी अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ लेकर चल दिया। आयत तो बस उनकी तरफ देखती रह गई। या वो भी तुरंत अपनी जगह से उठी। उसने अपना पर्स लिया और फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। दृश्यम ने हल्का सा पलटकर उसकी तरफ देखा। आयत के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और उस गुस्से को देखकर उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। वो तीनों वॉशरूम के बाहर पहुंचे। आयत शहर की तरफ देखते हुए बोली, लेडीज वॉशरूम में तुम्हारे सुपर हीरो नहीं जा सकते, इसलिए अंदर हम दोनों ही चलेंगे। दृश्यम झट से बोला, मैं क्यों नहीं जा सकता? मैं कौन सा अंदर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करूंगा? और वैसे भी लड़कियां तो वॉशरूम के अंदर होंगी ना, बाहर तो मैं खड़ा रह सकता हूँ। उसकी बात पर आयत दांत पीसते हुए बोली, तुम पागल हो क्या? दृश्यम हंसकर बोला, पहले तो नहीं था, लेकिन अब शायद तुम्हारे साथ रहकर होने लगा हूँ। ये बोलकर वो शहर के साथ वॉशरूम के अंदर की तरफ आ गया था। आयत ने अपना माथा पीट लिया। उसे अफसोस हो रहा था कि वो मॉल आई ही क्यों। शहर अब वॉशरूम के अंदर चली गई थी और दृश्यम यूं ही बाहर वाले एरिया में खड़ा था जहाँ पर बहुत सारे वाश बेसिन वगैरह थे। आयत भी वहाँ पर खड़ी थी। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें भी वॉशरूम जाना है तो जा सकती हो। आयत ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वॉशरूम के अंदर चली गई और अब दृश्यम के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट थी। कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था और अब उसकी नज़रें उस वॉशरूम की तरफ थी जहाँ पर शहर गई थी और अब शहर वॉशरूम से बाहर निकली। उसे देखकर दृश्यम मुस्कुराया। शहर अपने हाथ धोकर उसके पास आई और बोली, मम्मा कहाँ है सुपर हीरो? दृश्यम मुस्कुराकर बोला, वो बाहर गई है, चलो अब हम भी बाहर चलते हैं। ये बोलकर उसने शहर का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ आ गया। शहर बाहर आई तो उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो चलो जल्दी से हम आइसक्रीम वाली शॉप पर चलते हैं, वरना हमारी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। उन लोगों ने हमारी आइसक्रीम अब तक तो प्रिपेयर भी कर दी होगी। उसकी बात पर शहर उसके साथ तुरंत आइसक्रीम शॉप पर आ गई थी और अब वो दोनों टेबल पर बैठकर अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे, जबकि आयत की आइसक्रीम वहीं पर रखी थी और वो मेल्ट हो रही थी। शहर को आइसक्रीम के आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। वहीं आयत वॉशरूम से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। ना तो उसे दृश्यम नज़र आ रहा था और ना ही शहर। एक बार फिर से उसका दिल डरने लगा था। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और फिर अचानक ही उसे याद आने लगा कि कैसे उन गुंडों ने शहर को किडनैप करने की कोशिश की थी। अब वो और भी ज़्यादा डर गई थी। वो भागते हुए बाहर की तरफ आई और ज़ोरों से चिल्लाई, शहर शहर। उसका चिल्लाना दृश्यम और शहर को सुनाई दे रहा था। वो दोनों आराम से अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पर म्यूजिक चल रहा था, तो दूसरी तरफ से आ रही शोर उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं कर रही थी। आयत अब थोड़ा और आगे की तरफ आई और एक बार फिर से ज़ोरों से चिल्लाई, शहर।
उसकी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी थी। अब उसे समझ में आया कि क्यों दृश्यम ने उसे वॉशरूम में भेजा था। वो दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं मिस्टर मल्होत्रा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को मुझसे दूर लेकर जाने की। मेरी बेटी को कोई मुझसे दूर नहीं लेकर जा सकता, कोई भी नहीं। ये बोलते हुए उसकी बॉडी अभी भी शिविर कर रही थी। और अब उसने वहाँ खड़े एक गार्ड से शहर के बारे में पूछा तो वो गार्ड जल्दी से बोला, अरे ये तो आपके साथ जो आदमी है उनके साथ ही है, वो वहाँ सामने आइसक्रीम पार्लर में। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ इशारा किया तो आयत अब जल्दी से भागते हुए आगे की तरफ आई। बेशक से उसे पता चल गया था कि शहर दृश्यम के साथ ही है, लेकिन फिर भी वो डर रही थी। और फिर जैसे ही वो उस आइसक्रीम पार्लर में पहुंची, एकदम से उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र सामने आइसक्रीम खा रही शहर पर थी। वो अब जल्दी से उसके पास आई। अगले ही पल उसने शहर का हाथ झटकाया तो उसके हाथ से आइसक्रीम गिर गई और आयत ने तुरंत शहर को अपने सीने से लगा लिया। वो घबराते हुए बोली, तुम वॉशरूम से यहाँ क्यों आ गई? मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मम्मा के बिना कहीं नहीं जाओगी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम ऐसे कैसे अकेली किसी के साथ कहीं पर भी जा सकती हो? तुम तो मम्मा के बिना कहीं भी नहीं जाती हो ना। तो अब क्या हुआ है? खबरदार अगर तुम कभी आइंदा से मम्मा के बिना कहीं पर भी गई तो। उसकी बातें सुनते हुए शहर को समझ में नहीं आ रहा था वो उसे क्या ही जवाब दे। उसकी नज़रें दृश्यम की तरफ थी और दृश्यम भी आयत की तरफ देख रहा था। वो तो बस आयत को थोड़ा सा परेशान करना चाहता था, लेकिन यहाँ तो आयत काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और अब उसकी आंखों से आंसू भी बह निकले थे। उसकी धड़कन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। उसे डर कैसे ना लगता। एक शहर ही तो थी उसके पास जिसे खोने से वो हमेशा डरती रहती थी। उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं कोई शहर को उससे छीन ना ले जाए। इसलिए जब कभी शहर उसकी आंखों से ओझल हो जाती तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती। और अब आयत की नज़रें भी दृश्यम पर गई। दृश्यम तुरंत बोला, मुझे नहीं पता था तुम इतना डर जाओगी। उसकी बात पर आयत ने अपने दांत पीस लिए और बोली, मुझे घर जाना है। दृश्यम अब अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आज सुबह जिस तरह से तुम शहर को एकदम से लेकर गायब हुई, मैं तो बस उस बात पर तुम्हें सबक। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत अब चिल्लाकर बोली, मुझे घर जाना है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? दृश्यम ने एक गहरी सांस ली और बोला, ओके फाइन, चलो बाहर। ये बोलकर उसने एक नज़र शहर की तरफ भी देखा। आयत ने सर की कलाई पकड़ी और आगे की तरफ बढ़ गई। दृश्यम उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, इसमें इतना भी क्या डरने वाली बात थी? इसे पता तो होगा कि मैं शहर के साथ हूँ तो उसका ख्याल रखूँगा। वो कहीं दूर तो जाने से रही, मैं कहीं उसे लेकर भाग तो जाऊँगा नहीं। फिर भी ये इतना डर गई। मैं तो बस इसे थोड़ा सा सबक सिखा रहा था। आखिर बात क्या है? कुछ तो है जो इस लड़की में बहुत अलग है, मुझे पता लगाना होगा। वहीं आयत शहर को लेकर बाहर पहुंच गई थी और अब दृश्यम भी उसके पीछे पीछे आया। वो लोग गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। तकरीबन आधे घंटे के सफ़र में ना ही आयत ने कुछ कहा और ना ही दृश्यम ने, लेकिन दृश्यम बार बार आयत की तरफ देख ज़रूर रहा था, जबकि आयत कुछ बोल नहीं रही थी। दृश्यम को समझ नहीं आ रहा था कि आयत के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बेशक से शाह पर अपना गुस्सा जाहिर किया, उस पर अपनी फिक्र भी जाहिर की, लेकिन उसने दृश्यम को वहाँ पर कुछ नहीं कहा था और अब गाड़ी में भी वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। वो लोग मल्होत्रा मेंशन पहुँचे तो आयत शहर का हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकली और फिर सीधा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में चली गई। दृष्टि जो सुबह से उसका इंतज़ार कर रही थी वो बस आयत को रोकती रह गई, जबकि आयत ने उसकी बात सुनी ही नहीं। शहर भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोली, मम्मा आपको दादी माँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। दृष्टि ने उसे कहा था कि वो उसे दादी माँ कहकर बुलाए, लेकिन शहर ने कहा भी था कि वो आयत के सामने उसे दादी माँ नहीं बुला सकती, पर अब खुद ही उसके मुंह से दृष्टि के लिए दादी माँ निकल गया था। आयत ने गुस्से से उसकी कलाई और भी ज़्यादा कसकर पकड़ ली थी। वो उसे लेकर रूम में पहुंची और फिर दूसरे ही पल जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। दृश्यम जो उन दोनों के पीछे पीछे ही अंदर की तरफ आया था, वो अब दृष्टि की तरफ देख रहा था। दृष्टि तुरंत उसके पास आई और बोली, ये सब क्या है दृश्यम? मैं कब से तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने तुम्हें तो कितने कॉल भी किए, लेकिन तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। सर्वेंट ने मुझे बताया कि अचानक से ही आयत शहर के साथ चली गई थी।
क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी बात पर दृश्यम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, डोंट वरी मॉम, सब कुछ ठीक है, आप किसी बात की टेंशन मत लीजिए। उसकी बात पर दृष्टि ने कुछ नहीं कहा। अब दृश्यम एक बार फिर से बोला, आप शहर और आयत के लिए उनके रूम में कुछ खाने को भिजवा दीजिएगा, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ये बोलकर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में चला गया। दृष्टि ने सर्वेंट को आयत के रूम में खाना लेकर जाने के लिए बोल दिया था और वैसे भी रात के लगभग से 8 बज गए थे तो खाना खाने का टाइम हो चला था। वो जानती थी कि आयत डाइनिंग टेबल पर तो आकर खाने से रही, वो घर का बना खाना खा ले यही काफ़ी था, बेशक से फिर वो अपने रूम में बैठकर ही क्यों ना खाए। वहीं आयत ने शहर को बेड पर बिठाया और उसे अपना फ़ोन देते हुए बोली, तुम 5 मिनट इसमें कार्टून देखो, मैं अभी आती हूँ बेटा, और ख़बरदार अगर आप यहाँ से कहीं बाहर गए तो मम्मा आपके पास आएंगी और आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगी, उसके बाद हम दोनों सोएंगे, ठीक है, आप कहीं पर जाना मत। उसकी बात पर शहर ने अपना चेहरा हामी हिला दिया और आयत अब रूम से बाहर निकली। अगले ही पल उसने सामने दृश्यम के रूम की तरफ देखा जिसका दरवाज़ा खुला था और अब वो दृश्यम के रूम की तरफ बढ़ गई थी। दृश्यम भी जैसे ही अपने रूम में पहुंचा उसने अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंकी और फिर बालकनी की तरफ बढ़ गया था जहां पर वो आराम से स्मोक कर रहा था। जैसे ही उसके रूम का दरवाज़ा खुला वो जल्दी से बोला, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब उसकी नज़र आयत पर गई तो वो एकदम से चुप हो गया। वहीं आयत गुस्से से कांपते हुए अब उसकी तरफ आई, फिर दूसरे ही पल दृश्यम के सामने खड़े होकर उसने उसकी चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे जोर से धक्का दिया तो दृश्यम पीछे रेलिंग से लग गया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आयत की तरफ देख रहा था और अब आयत उसके बिल्कुल करीब हुई और बोली, क्या चाहते हो तुम? हाँ, क्या चाहते हो तुम? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसे यूं रोते हुए देखकर दृश्यम की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई थी। आज पहली बार उसे कुछ तकलीफ सी महसूस हो रही थी। आयत दृश्यम की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो यूं ही बता दो ना, मैं तुम्हें सीधे सीधे वो चीज़ दे दूंगी। लेकिन जो चीज़ मेरी पास मेरी इकलौती है, जिस चीज़ में मेरी जान बसती है, तुम उसे मुझसे छीनने में क्यों लगे हुए हो? मैंने सोचा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हारी आंखों में मैंने तुम्हारी भांजी के लिए प्यार देखा था। मैंने सोचा था कि चलो जिस तरह से मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूँ वैसे तुम भी आयरा से बहुत प्यार करते होगे, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारी आयरा को तुम्हारे घर लेकर आने में। लेकिन यहाँ तो तुम मेरी ही दुनिया को उजाड़ने में लगे हुए हो। मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है और जो बचा खुचा मेरे पास है तुम उससे मुझसे छीनने में लगे हुए हो। उसकी बात पर दृश्यम दांत पीसते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? तुम इतनी घटिया बातें कर भी कैसे सकती हो? मैंने क्या छीन लिया तुम्हारा? हाँ, ज़रा बताना, मैंने क्या छीन लिया तुम्हारा? ये बोलते हुए अब वो आयत की तरफ बढ़ रहा था लेकिन आयत ने कदम पीछे नहीं लिए। दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी बेटी को मैं वॉशरूम से बाहर ले आया तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को छीन रहा हूँ? मैंने तुम्हारी बेटी को उन गुंडों से बचाया तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन रहा हूँ? तुम्हारी बेटी मुझे अपना सुपर हीरो कहती है, अच्छी लगती है वो मुझे, बहुत प्यारी है तुम्हारी बेटी, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी इतनी प्यारी है कि सब लोग उसे प्यार करते हैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत चिल्लाकर बोली, नहीं चाहिए मुझे मेरी बेटी के लिए किसी का प्यार, उसके लिए मेरा प्यार काफ़ी है। मुझे और मेरी बेटी को तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की कोई ज़रूरत नहीं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए थे। दृश्यम की आंखें बड़ी हो गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो मिस आयत। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई इंसान मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी से बात करे, और तुम मेरे ही घर में मुझसे ही बदतमीजी से बात कर रही हो। आयत उसकी बात पर तुरंत बोले, और तुम जो मेरे साथ कर रहे हो उसका क्या? दृश्यम इरिटेट होकर बोला, अरे यार मैंने किया क्या है? आयत ने अब खुद को संभाला और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, ठीक है तुमने कुछ नहीं किया ना, तो अब तुम कुछ करना भी मत। कल तुम्हारी कोर्ट में सुनवाई है ना, कल तुम्हें तुम्हारी आयरा मिल जाएगी, तो कल ही मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहती। एक ही दिन में मैंने बहुत कुछ देख लिया, अब इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं देखना।
उसकी बात पर दृश्यम कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही आयत एक बार फिर से बोली, और खबरदार, अगर आइंदा कभी तुम मेरी बेटी के सामने भी आए तो मेरे पास और कुछ नहीं है मिस्टर मल्होत्रा, सिर्फ मेरी बेटी ही है। अगर वो भी मुझसे दूर चली गई ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। एक ही वजह है मेरे पास जीने की, प्लीज़ उसे मुझसे मत छीनिए। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दृश्यम को ऐसा लग रहा था जैसे वो आंसू बह तो उसकी आंखों से रहे थे, लेकिन तकलीफ उसे और उसके दिल को दे रहे हैं। आयत अब तुरंत वहां से चली गई। जाते जाते वो एकदम से रुकी जब दरवाजे पर एक सर्वेंट आकर खड़ी हुई। वो दृश्यम के लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आई थी। आयत ने एक नज़र उस सर्वेंट को देखा और फिर तुरंत वहां से चली गई। दृश्यम बालकनी में खड़ा था। अब एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और फिर उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, कॉफ़ी यहीं पर रख दो, लेकिन खबरदार, अगर मॉम को इन सब बातों के बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हें मॉम को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता मॉम किसी तरह की कोई टेंशन लें। उसकी बात पर उस सर्वेंट ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और फिर वहाँ से चली गई। वहीं दृश्यम अब बेड पर बैठा था और सोच रहा था कि आखिर आयत की बातों का मतलब क्या है। क्या सच में उसकी कोई फैमिली नहीं है और वो इतना क्यों डरती है कि कोई शहर को उससे छीन लेगा। भला कोई उसकी ही बेटी को उससे क्यों छीनेगा। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, इस लड़की ने मुझे पागल कर रखा है। एक ही दिन हुआ है इसे मेरी ज़िंदगी में आए हुए और ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कितने साल हो गए हैं। पर आखिर बात क्या है, क्यों ये लड़की इतना परेशान हो रही है। ओह गॉड, पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ मैं। ये बोलकर उसने एक बार फिर से एक गहरी लंबी सांस ली और फिर अपना ब्लैक कॉफ़ी का कप उठाकर पीने लगा। दिमाग तो अभी भी उसका आयत की तरफ ही चल रहा था। वहीं आयत अपने रूम में वापस पहुंच गई थी। सहर अभी भी बेड पर बैठी थी और उसका फ़ोन देख रही थी। आयत उसके पास आई और तभी उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां एक सर्वेंट उन दोनों के लिए खाना लेकर आई थी। आयत जल्दी से बोली, मैंने तो आपसे खाना मंगवाया ही नहीं, तो फिर आप क्यों लेकर आई हैं। जब तक मैं खाना नहीं मंगवाऊं तो प्लीज़ आप लोग खाना लेकर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसकी नज़र दरवाजे पर गई जहां पर दृष्टि आकर खड़ी हो गई थी। दृष्टि को देखकर अब वो एकदम से चुप हो गई थी। वहीं दृष्टि ने सर्वेंट की तरफ देखा और उसे जाने का इशारा किया तो वो तुरंत वहां से चली गई। आयत अभी भी अपनी जगह पर बैठी थी और दृष्टि अब उसके सामने दूसरी तरफ आकर बैठी जहां पर शहर थी। उसने शहर के गाल पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, बाहर जाकर बालकनी में देखो, तुम्हें बालकनी से पूरा गार्डन नज़र आएगा और सामने ऊपर आसमान भी। इस वक्त आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसकी बात पर शहर मुस्कुराते हुए बोली, सच में। दृष्टि ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया तो शहर तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। दृष्टि ने अब आयत की तरफ देखते हुए कहा, कब तक शहर को बाहर का खाना खिलाओगी। बाहर के खाने में कितनी मिलावट होती है, ना जाने कैसे कैसे बाहर का खाना बना होता है और कब का बना होता है ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बेशक से जितने मर्जी महंगे रेस्टोरेंट से मंगवा लो, लेकिन घर के खाने का और बाहर के खाने का कोई कंपैरिजन नहीं होता। तुम तो फिर भी जैसे तैसे एडजस्ट कर लोगे, लेकिन शहर तो छोटी बच्ची है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो गई तो। आयत ने अब अपनी नज़रों को नीचे की तरफ झुका लिया था। दृष्टि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम्हें हम लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं है। तुम्हारी इस बात पर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन खाने से तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। जैसे तुम बाहर से खाना मंगवा रही हो वैसे ही तुम चाहो तो मुझे घर के खाने के लिए पे कर सकती हो, लेकिन प्लीज़ घर पर खाना खाओ। मैं नहीं चाहती बाहर का खाना खाकर तुम या शहर बीमार हो जाओ। और अगर तुम्हें ये बात भी मंजूर नहीं है तो ठीक है, तुम खुद से जाकर किचन में खाना बना सकती हो। जो सामान बाहर से मंगवाना है मंगवाओ और घर पर बनाकर खाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। पर प्लीज़ बाहर का खाना कुछ दिनों के लिए अवॉइड करो, अपने लिए ना सही शहर के लिए। उसकी बात पर आयत ने अब अपनी नज़रों को ऊपर की तरफ उठाया और बोली, थैंक यू। उसकी बात पर दृष्टि मुस्कुराई और बोली, स्वाभिमान अच्छा होता है बेटा, लेकिन कई बार रिश्तों के सामने स्वाभिमान को थोड़ा साइड में रख देना चाहिए। हाँ जानती हूँ तुम्हारे हमसे वो रिश्ते नहीं है कि तुम हमारे लिए अपने स्वाभिमान को छोड़ोगी, लेकिन इंसानियत का रिश्ता तो है ना। तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, बदले में अगर हम तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर पाएँ कि तुम आराम से यहाँ पर खाना खा पाओ
यहाँ पर रह पाओ तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। पर बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम पर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश ज़रूर करना। ये नहीं कहूँगी कि माँ मान लो मुझे और अपने दिल की सारी तकलीफ़ मेरे सामने बयां कर दो, लेकिन अगर कभी किसी दोस्त की कमी महसूस हो तो ये दृष्टि मल्होत्रा हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगी। ये बोलकर उसने आयत के गाल पर हल्का सा अपना हाथ रखा और फिर वहाँ से चली गई। आयत ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। अब उसने शहर की तरफ देखा और फिर अपनी जगह से उठकर उसके पास आई। वो उसके पास आकर खड़ी हुई और फिर घुटनों के बल नीचे बैठते हुए बोली, क्या हुआ शहर बेटा, आप ऊपर आसमान में क्या देख रहे हो? ये बोलते हुए उसने शहर को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। शहर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ घूमी और बोली, मैं ये सोच रही थी मम्मा कि मैं एक दिन बड़ी होकर चाँद पर जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं तो चाँद पर जा ही नहीं सकती। आयत ने हैरानी से पूछा, क्यों? शहर ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चेहरे को पूरी तरह से थामा और बोली, अरे मुझे चाँद पर जाने के लिए तो आपसे दूर जाना पड़ेगा ना मम्मा, और मैं आपसे दूर कैसे जा सकती हूँ? मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी। मैं तो कहती हूँ आप मुझे स्कूल भेजना भी छोड़ दीजिए, वहाँ जाने के लिए भी तो मुझे आपसे दूर जाना पड़ता है ना, तो कल से मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी। उसकी बात पर आयत उसे घूरते हुए बोली, तुम कुछ ज़्यादा ही दिमाग नहीं चलाने लगी हो क्या अपना? चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो और खाना खाकर सो जाओ। आज तुम स्कूल नहीं गई क्योंकि आज संडे था, लेकिन कल तुम स्कूल जाने वाली हो और मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप भी करने जाऊंगी। उसकी बात पर शहर चौंकते हुए बोली, सच में? आयत ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर शहर को अपने साथ लेकर अंदर की तरफ आई। उसने शहर को सोफे पर बिठाया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। उसे खाना खिलाते हुए वो दृश्यम के बारे में सोच रही थी और अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं क्यों उसने दृश्यम को इतना सब कुछ सुना दिया। उसने जो हरकत की थी उसके बाद दृश्यम ने तो ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, बल्कि उसने तो उसकी हेल्प की, शहर को उन गुंडों से बचाया, और उसने ढंग से उसका शुक्रिया अदा तक नहीं किया और ऊपर से उसे इतना कुछ बेवजह सुना दिया। अब वो दोबारा दृश्यम के पास जाने का सोच रही थी ताकि उसे सारी बोल सके। वो नहीं चाहती थी कि बेवजह दृश्यम और उसके बीच किसी भी तरह का कोई नफरत वाला सीन बने। उसने शहर को अच्छे से खाना खिलाया और फिर उसे लेकर बिस्तर पर आ गई। अब उसने उसे सुलाया और फिर लगभग से आधा घंटा यूं ही बीत गया। शहर के सोने के बाद अब आयत दोबारा बिस्तर से उठी और फिर रूम से बाहर निकल गई। एक बार फिर से अब उसके कदम दृश्यम के रूम की तरफ बढ़ गए। आयत ने दृश्यम के रूम का दरवाज़ा खोला और फिर अगले ही पल उसकी नज़रें दृश्यम पर थी, जहां वो आराम से बिस्तर पर सोया हुआ था। उसने अपने पैर भी बिस्तर पर नीचे की तरफ लटकाए हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो सोने के मूड में नहीं था। वो शायद यूं ही बिस्तर पर लेटा था और उसे नींद आ गई थी। उसने नीचे पैंट पहनी हुई थी और ऊपर शर्ट उतार रखी थी। अब आयत ने सामने टेबल की तरफ देखा जहाँ पर खाना लगा हुआ था। जैसे वो अपना खाना छोड़कर यहाँ आई थी, वैसे ही अपना खाना छोड़कर दृश्यम गहरी नींद में जा चुका था। अब उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, या तो वो यहाँ से चुपचाप जाए और जाकर अपने कमरे में आराम से सो जाए। अगर उसे खाना खाना है तो खाए, और नहीं तो ना भी खाए तो कहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला है। और दूसरी तरफ दृश्यम जो भूखा सोया हुआ था और पता नहीं उसने सुबह से कुछ खाया भी था या नहीं। आयत ने तो फिर भी बर्गर वगैरह खाया था। और फिर कुछ देर सोचते रहने के बाद आयत अब आगे की तरफ आई। वो दृश्यम के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हुई। दृश्यम गहरी नींद में था, इसलिए अभी तक उसे कुछ पता नहीं चला था, लेकिन अब आयत ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे हल्का सा खींचा तो दृश्यम की आंख तुरंत खुल गई। वो अब अपनी हैरानी भरी नज़रों से आयत की तरफ देख रहा था। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। वो तुरंत मुंह बनाते हुए बोला, यार मेरी ज़िंदगी यूं तो तुमने झंड कर ही रखी है, कम से कम अब सपने में तो मुझे बख्श दो। उसकी बात पर आयत के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। वो तुरंत बोली, ऐसी भी क्या तुम्हारी ज़िंदगी झंड की है मैंने? एक तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रहे हो। दृश्यम भी तुरंत बोला, देखा कैसे अब तुम सपने में भी मुझे अपनी महानता का पाठ सुना रही हो। अरे नहीं सुनना मुझे तुम्हारा ये पाठ, जाओ मुझे सोने दो। आयत ने एक बार फिर से मुंह बनाया और फिर कुछ पल खामोश रही।
अब उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं यहाँ पर तुम्हें कोई अपनी महानता का पाठ सुनाने नहीं आई हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी थी, लेकिन अब वो बात मैं तुमसे तभी कर पाऊंगी ना जब तुम उठोगे। इसलिए उठो और पहले खाना खाओ। तुम बिना खाना खाए ही सो गए हो। उसकी बात पर दृश्यम हंसा और बोला, दिन में मुझे 1000 तरह की गालियां देने के बाद अब तुम रात में मेरे सपने में मुझे खाना खिलाने आई हो। अरे जाओ ना यार, मुझे सोने दो। ये बोलकर उसने आयत से अपना हाथ छुड़ाया और फिर दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया, लेकिन चेहरा घुमाते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया। मतलब साफ था कि वो सो नहीं रहा था और ना ही वो नींद में था। वो जाग रहा था, पर पहले से नहीं, सिर्फ तभी से जब आयत ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की थी। आयत मुंह बनाते हुए बोले, कैसा इंसान है ये। मैं इसे सच में खाना खिलाने के लिए उठा रही हूँ और ये ऊपर से मुझे ही सुना रहा है, मुझे ही जाने के लिए बोल रहा है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। मुझे इस पर पानी डालकर इसे उठाना पड़ेगा, तभी शायद इसकी आंखें ढंग से खुलेंगी। ये बोलकर वो वहाँ से पीछे हट गई। अगले ही पल उसकी नज़र साइड टेबल पर थी, जहाँ पर पानी का जग रखा था, और उसके मुंह से पानी की बात सुनकर दृश्यम की आंखें एकदम से खुल गई थी। आयत ने पानी का जग अपने हाथ में उठा लिया था और दृश्यम के चेहरे पर उड़ेलने ही वाली थी कि अचानक से दृश्यम अपनी जगह से उठा और जोरों से अंगड़ाई लेते हुए बोला, गुड गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई, सुबह हो गई, सभी उठ जाओ, सुबह हो गई। ये बोलकर अब उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और उबासी लेने लगा। आयत उसकी तरफ देखती रह गई। उसने अब एक नज़र पूरे कमरे में घुमाई और फिर दोबारा हैरानी से दृश्यम की तरफ देखने लगी। उसके साथ कौन सा कोई सो रहा था जो वो सबको उठने के लिए बोल रहा है। दृश्यम भी अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आयत की तरफ देखते हुए बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। दिन में तुमने जो मुझे सुनाया वो कम था क्या, जो अब तुम मुझे रात में भी सुनाने आ गई हो। उसकी बात पर आयत तुरंत बोली, मैं तुम्हें यहाँ कुछ सुनाने नहीं आई हूँ, मैं बस तुमसे बात करने आई थी। लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि तुमने खाना नहीं खाया, तो मैं बस तुम्हें खाना खाने के लिए उठा रही थी। दृश्यम ने टेबल की तरफ देखा और बोला, मोम भी ना पता नहीं क्यों मेरा खाना रूम में भेज देती है। मैंने उन्हें कहा भी था कि मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं है। आयत ने तुरंत पूछा, तुमने सुबह से कुछ खाया था क्या। दृश्यम ने अपना चेहरा ना में हिलाया। आयत अब बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, अच्छा तो ठीक है, तुम एक काम करो, अपना मुंह धो लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेकर आती हूँ। उसकी बात पर दृश्यम की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। अब तो उसे सच में लग रहा था कि वो ज़रूर सपना ही देख रहा है, ये आयत तो नहीं हो सकती। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यार एक कमेंट करने में आप लोग कंजूसी कितने करते हो, वीडियो को लाइक भी अच्छे से नहीं कर रहे हो। इतना कम लाइक तो मेरी पिछली किसी भी कहानियों पर नहीं था। अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रही है तो बताओ, मैं दूसरी कहानी शुरू कर दूँगी। लेकिन अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक तो कर ही दिया करो। कितना ही समय लगता है, बस एक आइकन को टच करना होता है। उम्मीद करती हूँ अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।